हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक और नई कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। इससे पहले हम लोग बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। देखिए, नॉर्मेलिटी जो है इसके अंदर और मोलैरिटी के अंदर जो फ़र्क है वो आप समझिए। यहाँ पर मोलैरिटी अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पर लीटर सॉल्यूशन तो ठीक है, कॉमन है, ये पहले भी आपके सामने आया है, पर अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था मोल्स को, इसी तरीके से एक टर्म हम डिफाइन करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर कई बार हम इसे सीधे सीधे इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। अब ये जो टर्म है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को प्रिसाइज बनाने के लिए यूज़ की गई टर्म है। और इसको किस तरीके से हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, इससे रिलेटेड बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स से इसे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप परेशान मत होना कि ये हमने क्या लिखा हुआ है। अभी तो हम एक फार्मूला लिखते हैं अपना नॉर्मल, कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन है, इसी को फार्मूले की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी, यहाँ इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, कैपिटल एन से। तो ये हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लेने वाले हो, और वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप किस में लोगे, अगेन लीटर में लोगे। अब इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ऊपर क्या है यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या है, लीटर। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होने वाली है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट होती है किसकी, नॉर्मेलिटी की। फिर से आप चाहो तो यहाँ पर ये जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, इसके अंदर एक्चुअली में ऊपर तो मास ही रहता है, लेकिन नीचे जो है वो मोलर मास की जगह पे क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, मैं इसको आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली में है क्या, ये है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। जो है अगर आप इसको चाहो तो ml में भी ले सकते हो, ऊपर क्या करोगे फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसे भी लिख सकते हो आप फॉर्मूले को। अब देखिए, इसका मतलब अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात की जाए तो इसके अंदर और नंबर ऑफ मोल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना। नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखते थे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पर मोलर मास ना होकर क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट मास टर्म है, सिर्फ और सिर्फ इसको हमें समझना है। इस टर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में इस टर्म को हम समझेंगे, ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसे कैलकुलेशन के साथ ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ ही हम लोग समझते चलेंगे कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट मास है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखिए इक्विवेलेंट मास जो है ये हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एसिड के लिए, ठीक है। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एसिड के लिए। और एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन दी जा चुकी है, लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, एसिड कौन होते हैं, जो H+ दे सकते हैं।
तो एसिड कौन होते हैं? जो कि कैन रिलीज H+ आयन। ठीक है, एसिड वो होते हैं जो कि क्या कर पाते हैं? H+ आयन दे पाते हैं। कब? जब उन्हें पानी के अंदर डाला जाता है। H+ आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है? पानी। एक्वस मीडियम में जब आप इन्हें डालोगे तो ये क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। और ये बात किसने बोली थी? आर्हेनियस ने बोली थी। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोली थी, और इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड्स जो है वो H+ आयन रिलीज करते हैं। कब? जब उन्हें पानी में डाला जाता है। अब देखो मज़ेदार बात यहाँ पे देखना कि एसिड्स क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। अब एसिड्स कितने H+ आयन रिलीज करेंगे, इस चीज़ को बोलने के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखो ये नेमिंग लोचा, देखो यहाँ पर एसिड्स को नेम करने के लिए जो हम यहाँ पर टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या यूज़ करते हैं? बेसिसिटी। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड सिंपली इस चीज़ को बताता है कि कितने H+ आयन एसिड ने दिए हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। एसिड ने जितने भी H+ आयन दिए हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम इसे कैपिटल B से लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि बेसिसिटी को हम यूजुअली किसी सिंबल से लिखते नहीं है, पर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। चलिए समझते हैं इसे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, एक एक करके आप लोग समझते चलो। ठीक है, हो सकता है ये वाला पोर्शन आपको 2 बार भी देखना पड़े, पर एक एक करके आप चीज़ें समझते चलो। धीरे धीरे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको समझ में आने लग जाएंगी। HCl आप लोगों ने एसिड सुना है सबने, है ना? इसको अगर पानी में डालो तो क्या होता है? ये इधर भाग जाता है और वो उधर भाग जाता है ना, यानी कि H+ अलग हो जाता है और Cl- जो है वो अलग हो जाता है। एक्चुअली में अलग होना चाहते नहीं थे, पानी जो है क्या करता है? दोनों को पकड़ के खींच देता है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। खैर, हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से है कि एक्चुअली में कितने H+ आयन निकले हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो H+ आयन एक ही निकला है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी बेसिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1। और H+ को आप लोग क्या बोलते हो? प्रोटॉन। ठीक है, H+ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ही तो है। ठीक है, H+ अगर आपको कहीं लिखा हो मिले ना, तो सीधे सीधे उसे हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्यों? आपको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। आपने क्या किया? अगर प्लस लगाया है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो इसीलिए हम इसे सीधे सीधे प्रोटॉन भी बोल देते हैं। चलिए एक और फेमस एसिड लेते हैं। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HNO3 नाम तो सुना ही होगा, नाइट्रिक एसिड। इसको भी जब आप पानी में डालोगे तो ये भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं और ये भी अलग थलग हो जाते हैं। H++ में NO3-। अब जब ये अलग हुआ तो इससे हम लोगों ने जाके पूछा कि हाँ भाई बताओ तुमने कितने H+ आयन दिए, तो इसने बताया कि सर हमने एक H+ आयन दिया है। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? सर आपने बोला था नंबर ऑफ H+ आयन होता है, तो एक H+ आयन दिया है तो एक ही बेसिसिटी भी होगी। अब इस तरह के जो एसिड्स हैं जो केवल एक ही H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? मोनो बेसिक एसिड। क्योंकि इनकी बेसिसिटी क्या है? 1 है, तो हम बोल सकते हैं इन्हें क्या? मोनो बेसिक एसिड। आप चाहो तो इन्हें एक और नाम दे सकते हो, H+, एक H+ ये रिलीज कर रहे हैं तो इसीलिए हम इनको ये भी बोल सकते हैं मोनो प्रोटिक एसिड। मोनो प्रोटिक एसिड, ये नाम भी इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो नाम हो गया एसिड्स का, कब? जब वो एक H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। पर ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कुछ ऐसे ही एसिड्स का।
जैसे अगर मैं आपसे बात करूं H2SO4, तो H2SO4 क्या करता है, 2H+ आयन रिलीज करता है, 2H+ प्लस SO4 2-। इसका मतलब यहाँ पर कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, बेसिसिटी देखे पहले, तो प्रोटॉन 2 है तो बेसिसिटी कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस बाय एसिड। अब देखिए यहाँ पर हम मोनो लिखा करते थे, मोनो किसके लिए, एक के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाई, ये DIE नहीं लिखेंगे, ठीक है, डाई मतलब 2, तो डाई बेसिक एसिड, और या फिर आप क्या बोल लो, डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि प्रोटॉन भी 2 होंगे, डाइप्रोटिक एसिड, तो ये नाम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से ऑक्सैलिक एसिड की, ये क्या है भाई, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। अभी आप लोगों को अगर बॉन्ड नहीं भी समझ में आती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, इसे आप सिंपल ऐसे लिख लो, H2C2O4, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो एक एक डिटेल में सारी बॉन्ड्स को हम लोग समझ लेंगे। COOH, यहाँ पर क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब ये क्या कर सकता है, एक H+ यहाँ से दे सकता है और एक H+ यहाँ से दे सकता है, यानी कि कितने H+ देगा, ये 2H+ देगा। अगर ये 2H+ देगा तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा CO- और CO-। अब इसकी बेसिसिटी क्या है, 2। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, डाई बेसिक और डाइप्रोटिक एसिड का ही एग्जाम्पल है। अब ऑक्सैलिक एसिड के केस के अंदर आप लोगों से 2 केस बनाकर पूछे जा सकते हैं। ये जो ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ऑक्सैलिक एसिड अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में लिख कर दे दें तो आपको क्या मान के चलना है कि ये एनहाइड्रस है, सूखा है, ठीक है, क्या मान के चलना है आपको कि एनहाइड्रस है, सूखा है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, यानी कि इसके अंदर पानी अभी नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना, सॉल्ट में जब आप पानी डाल देते हो तो वो पानी भी उसके अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी भी हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि अब इस नमक के साथ साथ, यानी अब ये जो हमारा सॉल्ट है इसके साथ साथ इसके अंदर पानी भी है, ठीक है, यानी ये जो अब हमारा एसिड होगा इसमें हमारे पास साथ साथ क्या होने वाला है, पानी भी होने वाला है। तो ये तो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब होता है सूखा, ठीक है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, सूखा, एकदम सूखा हुआ है ये, ठीक है, एनहाइड्रस का मतलब है सूखा, तो इसका मतलब ये COOH ये तो हमारे पास क्या एकदम सूखा है, ठीक है, समझ में आ गया इतना में। अब अगर हम बात करें इसी में अगर पानी होता तो देखो किस तरीके से होता है, H2C2O4, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इधर साइड में, H2C2O4 डॉट 2H2O। देखिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी आके इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल साथ में आ जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये रिलीज तो अब भी 2H+ ही करेगा, क्योंकि पानी में से H+ यहाँ पर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पानी के अंदर अगर आप पानी को डालोगे तो ये जो आयंस टूटेंगे, ऐसा नहीं है कि आयंस नहीं टूटते, थोड़े बहुत आयंस H+ के टूटेंगे, लेकिन वो अमाउंट इतना कम होता है कि हम उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो 2H+ है तो ये भी वही बेसिसिटी 2 है, यानी आप इसे चाहो तो डाई बेसिक एसिड बोलो और चाहो तो आप इसे डाइप्रोटिक एसिड बोलो, दोनों एक ही बात है, यानी कि ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस है किस चीज़ का, देखो ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का दिखाई दे रहा है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है तो उस वजह से जो डिफरेंस आएगा किस में आएगा, मोलर मास में आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और कितने हैं 2, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 12 × 2 24 प्लस 16 4 64, तो कितना हो गया 64 प्लस 24, इसका मतलब 88
88 प्लस 2 यानी कि 90। तो यहाँ पर जो मोलर मास इसका है वो कितना है 90, लेकिन यहाँ पर देखो ये 90 तो है ही, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए भाई। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने ग्राम का होता था, 18 ग्राम का होता था। तो अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए तो 36 ग्राम, तो लगा दो 36 ग्राम। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो मोलर मास होने वाला है वो कितना हो जाएगा 90 प्लस 36, 126 ग्राम। तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा इसका मोलर मास। चलिए एक बार फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर पानी मिला हुआ होगा ऑक्सैलिक एसिड के अंदर तो वो आपको 2 तरीके से लिख के दे सकता है। या तो वो आपको लिख कर देगा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब भी क्या होता है, क्रिस्टल जो बने हैं इसके पानी के साथ बने हैं। या फिर वो आपको लिख कर दे देगा हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी है। तो ये 2 तरीके से आपको ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास जो हम निकालना चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे किसके लिए, एसिड के लिए। इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल कर सीखेंगे कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, और जो फॉर्मूला हमने नॉर्मेलिटी का देखा था वहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास था उसमें हम कैसे वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इसका मतलब जो मोलर मास है उसे आप क्या कर दोगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड से डिवाइड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट मास निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम इक्विवेलेंट मास को नाम दे देते हैं ई, है ना। इक्विवेलेंट मास को हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट मास आप लोग जानते हो क्या होता है, मोलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो ज़रा यहाँ पर मोलर मास कितना निकाला था हमने, 90 ग्राम। तो वैल्यू पुट करो भाई, मोलर मास कितना है 90 ग्राम डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी हमारे पास निकल कर आई थी कितनी 2, तो वैल्यू रख दो। तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पर कितना निकल के आएगा 45। तो इक्विवेलेंट मास जो है हमारे पास कितना निकल के आया 45। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना आएगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, कितना होगा यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास कितना है 126 डिवाइडेड बाय, आपकी बार बेसिसिटी कितनी है, फिर से 2 ही है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 63। तो ये बात समझ में आई। इक्विवेलेंट मास अगर आप एसिड के लिए निकाल रहे हो तो वो क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप इक्विवेलेंट मास निकालने जाओगे ज़रूरी नहीं है आप एसिड के लिए निकाल रहे हो या किसी और चीज़ के लिए निकाल रहे हो, हमेशा मैं बोल रहा हूँ हमेशा मोलर मास ऊपर आएगा ही आएगा। नीचे वाली चीज़ें बदलती जाएंगी लेकिन ऊपर जो है वो हमेशा क्या आने वाला है, मोलर मास ही आने वाला है। तो इतना सिंपल है इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन करना। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं H2CO3 प्लस NaOH, ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं NaHCO3, और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर H2CO3 इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की जब आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह पर एक सोडियम लग रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है उसकी जगह पर एक सोडियम लग रहा है। ध्यान से देखना,
अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ H2CO3 लिख कर देता और यहाँ पर इक्वेशन नहीं बनाई गई होती तो आप क्या करते कि भाई H2CO3 है, ये 2H+ रिलीज़ कर सकता है। तो अगर ये 2H+ रिलीज़ करेगा तो H2CO3 अगर 2H+ रिलीज़ कर रहा है तो इसका मतलब 2H+ प्लस CO3 2-, इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखो H2CO3 ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक ही हाइड्रोजन लूज किया, एक हाइड्रोजन अभी भी उसके अंदर है। तो इसका मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर जो H+ आयन रिलीज हुआ है, एक्चुअली में H+ आयन रिलीज आपको देखना है कितने वो कर सकता है, वो आप कब देखोगे, जब आपको रिएक्शन नहीं गिवन है। अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो आपको रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि असल में कितने रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा है कि भाई आप बोलो कि जो श्याम है वो 10 रोटी खा सकता है, ठीक है भाई, हमने मान लिया 10 रोटी खा सकता है, पर आज मान लो खाना खाने बैठा और उसके पेट में जगह नहीं थी, थोड़ी कम जगह थी आज, है ना, तो उसने 4 ही रोटी खाई। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा तो श्याम कितनी रोटी खा सकता है, भाई मैंने देखा उसको, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई इसने तो 4 रोटी खाई है मेरे सामने, है ना, खा जितनी भी सकता हो, अभी तो इसने मेरे सामने 4 रोटी खाई है। ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा कि नहीं नहीं उसने तो 10 रोटी खाई है, भाई जितना अभी एक्चुअली में हुआ है हम तो उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H2CO3, अब बेसिसिटी यहाँ पर क्या होगी 1, क्योंकि एक्चुअली में तो अभी एक ही रिलीज हुआ है ना, हम ख्यालों की बात थोड़ी कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में तो बेसिसिटी यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, एक ही रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम इक्विवेलेंट मास E, कैसे निकालोगे, मोलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो चलिए मोलर मास देखें, हाइड्रोजन 2 प्लस 12, ठीक है 14, 14 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 48 यानी कि 62। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मोलर मास निकल के आया वो 62 निकल कर आया और बेसिसिटी कितनी थी 1 थी, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 62। अगर किसी को भी मोलर मास निकालने में कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी परेशानी आ रही है तो आप एक काम करिए, जाकर मेरे चैनल पर जो फर्स्ट वीडियो है उसे देख लीजिए, जो हम लोगों ने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया है उसकी जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 है उसे आप देख लीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं मोलर मास को निकालने के रिलेटेड वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसके द्वारा देखते हैं इसे फर्दर सॉल्व करके। H2CO3 प्लस NaOH, अब की बार जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है Na2CO3, Na2CO3 प्लस वाटर। देखिए यहाँ पर Na2CO3 प्लस वाटर आपको मिला, अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हट गए हैं यहाँ से 2, इसका मतलब अब असल में इसने कितने हाइड्रोजन रिलीज किए हैं 2। तो अब जब सब चीज़ों का आंसर 2 मिल रहा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बेसिसिटी कितनी होने वाली है, यहाँ पर जो बेसिसिटी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो चलिए अब इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। इक्विवेलेंट मास कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास निकल कर आएगा वो कितना होगा, मोलर मास हम पता लगा चुके हैं 62 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो करिए बेसिसिटी ऑफ एसिड कितनी है 2, रख दो भाई वैल्यू को, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना निकल कर आएगा 31। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा कि किस तरीके से हम, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर समझा और साथ साथ हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी जानी कि अर्हेनियस एसिड क्या होते हैं। तो चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए ताकि हम लोग बढ़ें अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने एसिड्स के लिए इक्विवेलेंट मास निकाला था ठीक इसी तरीके से हम बेस के लिए भी इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एसिड्स के केस में हम लोग देखते थे कि कितने H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बेस के बारे में जानते हो तो बेस के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि बेस एक्चुअली में OH- रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था H+ आयंस प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ
OH माइनस आयन प्रोड्यूस इन एक्वस मीडियम, यानी पानी के अंदर कितने यहाँ पर OH माइनस रिलीज करेंगे इन एक्वस मीडियम। ये जो कंसेप्ट है ये भी अर्हेनियस के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को अभी नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग एसिड बेस कंसेप्ट को एक बार फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, सिर्फ हमें इतना देखना है कि बेस जो है वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। देखिए NaOH की अगर मैं बात करूं आपसे, तो NaOH क्या कर सकता है, NaOH को जब आप पानी में डालते हो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डालते हो तो क्या करता है, Na प्लस में OH माइनस रिलीज करता है। और ये कितने OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, एक। देखिए एसिड के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते थे बेसिसिटी, जो कि ये बताती थी कि कितने H प्लस आयन्स रिलीज किए गए हैं। ठीक ऐसे ही बेस के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एसिडिटी, जो ये बताती है कि कितने OH माइनस आयन्स रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बेस के लिए एसिडिटी जो है वो क्या बताती है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एसिडिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि वो क्या होता था, मोनो बेसिक एसिड होता था, अब ये क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। ये हो गया एसिडिटी इज इक्वल टू 1, मोनो एसिडिक बेस। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम पे आएगा 2 प्लस का चार्ज। कैल्शियम जो है उसका चार्ज क्या होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम दे सकता है। और ये यहाँ पर 2 OH माइनस रिलीज होंगे। अब ये जो 2 OH माइनस रिलीज हुए हैं, इसका मतलब अब अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है, तो आप बता सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो 2 है, और ये हो जाएगा हमारा डाई एसिडिक बेस, क्योंकि यहाँ पर एसिडिटी कितनी है, 2 है। अच्छा, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेशन करें, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा यहाँ पर गोल है वो इक्विवेलेंट मास की ही कैलकुलेशन करना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, अगर आपसे बोला जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, मैंने आपको एक चीज़ तो बोल दी थी कि जब भी आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाए तो आप हमेशा, चलिए एक हम पहले कॉमन फार्मूला बना लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आपसे पूछा जा रहा है अगर, तो आप हमेशा क्या करो, मोलर मास लिख दो डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, एसिडिटी ऑफ बेस। बेस की जो भी एसिडिटी है उससे आप डिवाइड कर दो, आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। यहाँ भी हमने इक्विवेलेंट मास को E से ही डिनोट कर दिया। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम किसके लिए, NaOH के लिए। देखिए अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालने जाएंगे NaOH के लिए, तो आपको सबसे पहले तो इसका मोलर मास पता होना चाहिए। सोडियम जो है इसका मोलर मास, सोडियम जो है इसका मास कितना होगा, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि 40 हो जाएगा। तो मोलर मास जो है यहाँ पर हो गया 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट आने वाला है यहाँ पर वो आ जाएगा 40। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये कितना होगा, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है। मोलर मास आप लोगे तो वो भी 40 आएगा, पर वो किस में होगा, ग्राम में होगा 40। और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 16, और 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना हो गया, 16 प्लस 1 17, लेकिन ये कितना कर रखा है, इसका डबल कर रखा है, तो 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 40, इसका मतलब 74 हो गया। तो यहाँ पर जो मोलर मास होगा वो 74 होगा डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस जो है यहाँ पर वो कितनी है, 2। तो आप इसे नीचे लिख देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 74 डिवाइडेड बाय 2
यानी कि 37 आंसर आएगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना है, 37 है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस से और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर कुछ रिएक्शन गिवन है तब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास ऑफ, आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसके अंदर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है इक्विवेलेंट। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है किसके साथ, HCl के साथ। और जब ये HCl के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है, साथ में यहाँ पर वाटर रिलीज हो रहा है। देखिए ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि ये रिएक्शन आप लोग कैसे याद करोगे, ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ से आई, कैसे आई। ये रिएक्शन एग्जामिनर आपको एग्जाम में लिख कर देगा, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको इनऑर्गेनिक में वो रिएक्शन नहीं पढ़ाई जा रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो रिएक्शंस एग्जामिनर आपको लिख कर देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन के हिसाब से अपना दिमाग वहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक, अगर इसकी हम एसिडिटी की बात करें, क्योंकि ये बेस है तो इसकी अगर हम एसिडिटी की बात करें तो वैसे इसकी एसिडिटी हो सकती है कितनी, 2। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कितने OH माइनस रिलीज़ हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक OH माइनस रिलीज़ हो रहा है। एक OH माइनस ऐसा का ऐसा यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर एक ही OH माइनस आयन अगर रिलीज़ हुआ है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी जो होने वाली है वो होने वाली है 1। तो अब आप लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये आपके पास निकल कर आने वाला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास निकल कर आने वाला है मोलर मास, और मोलर मास आपके पास कितना है 74, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आने वाला है एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस आपके पास है 1। तो ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस तरीके का रिएक्शन आपको गिवन है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है 74। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इक्विवेलेंट मास का जो कंसेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट मास कुछ और चीज़ों का भी निकालने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। एक बार उसे समझने के बाद मैं आप लोगों को रिलेट करके बताऊंगा कि इक्विवेलेंट मास जो है वो उसकी रियल सिग्निफिकेंस क्या है, असल में उसका क्या काम है। तो चलिए फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आए उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, हैप्पी लर्निंग।